जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पिछले 5 इयर्स के पेपर्स में आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस सीरीज़ को मिस मत करिए और ऑफिसर बनना है तो हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसे फटाफट शेयर करना चालू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतरीन चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे। आपका साथ ही हमें इस चीज़ में आगे ले जा सकता है गाइज, है ना। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा और बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक को भी शुरू कर दिया है फिजिक्स के साथ साथ। गैट का जो एरिया है उसमें हमारा जो मेन एरिया है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो और पास हो सकते हो वो है फिजिक्स और ज्योग्राफी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो बनेंगे और उस पर भी डिस्कशन चलेगा। तो गाइज, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है विंड्स। ठीक है, विंड्स में देखो, विंड्स बहुत बड़ा एरिया है गाइज और समय इतना नहीं है कि हम उसको डिटेल में पढ़ाएं, है ना। तो हमें स्मार्ट तरीके से इसको पकड़ना है। स्मार्ट तरीका मतलब हम उन एरिया को पकड़ें और क्रिस्टल क्लियर कर लें कि ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, विंड को जब हम डिफाइन करते हैं पवनें क्या होती हैं, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडेस आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। पहला भाई, एक रूल होता है टी मतलब टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। दूसरा बढ़ रहा है तो पहला क्या होगा, घटेगा। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हवा को अगर आप गर्म करोगे तो हवा गर्म होने के बाद हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर, है ना। तभी तो जितने भी एग्जॉस्ट चिमनी या वेंटिलाइजर होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऊपर। कभी देखा है कि कोई चिमनी नीचे लगी हो? घर में आप एसी लगाते हो, कहाँ लगाते हो, ऊपर कि नीचे? ऊपर। क्यों? क्योंकि गर्म हवा को ठंडा करके उसे नीचे फेंकना होता है। तो इसे याद रखिएगा कि इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है ना। इस चैप्टर को हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इसे पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसके सॉल्यूशंस को थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कई पार्ट में ये वीडियो बनेगा विंड का, ताकि आपको हर पार्ट से हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। हमने क्या किया, बड़े पार्ट को लिया, छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया और एक एक हिस्सा आपको दे रहे हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में जब चीज़ें आपके पास आएंगी तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करके उसे एकदम क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं टॉपिक आपका विंड। विंड क्या होती है भाई? विंड आपका हवाएं, पवनें होती हैं। पवनों का जो सिस्टम होता है वो प्रेशर डिफरेंस पे जनरेट होता है। विंड तभी एक्टिव होती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। और प्रेशर डिफरेंस कैसे नेचुरली अचीव किया जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस से। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो सन की रेडिएशन है वो रेडिएशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। और अगर प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है तो गाइस क्या होता है, आपका विंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए, विंड क्या होती है भाई? विंड आपकी 3 तरह की होती हैं। पवनों को अगर हम बात करें तो पवनों के प्रकार कितने होते हैं? आपकी पवनें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली आपकी पवन जो होती है दोस्तों, वो पवन है आपकी परमानेंट या प्लैनेटरी विंड। इसको हम हिंदी में प्रचलित या स्थायी पवन बोलते हैं। दूसरी पवन कौन सी है? दूसरी है आपकी सीजनल या सामयिक पवनें, जिसको हम अस्थायी पवन भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी लोकल विंड। लोकल विंड को स्थानीय पवन भी बोलते हैं। तो पवन हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की है।
तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम पहली वाली पवन को देखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे और प्रीवियस ईयर के इसके जितने क्वेश्चन है उसको यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को अगर आपको समझना है तो सबसे पहली चीज है आपको समझना है प्रेशर बेल्ट। पूरी पृथ्वी में दाब पेटियों का विभाजन है। हमारी पूरे अर्थ में प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं, दाब की पेटियां पाई जाती हैं। अब ये दाब की पेटियां क्यों बनी है, उसके बनने की मेन वजह है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। टेम्परेचर छोटे छोटे सेल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पूरे अर्थ पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। और इस अनइवन टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका अर्थ पर प्रेशर बेल्ट्स के जनरेशन हो रहा है। तो गाइस, प्रेशर बेल्ट, हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट वी हैव? फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज फ्रॉम दिस एरिया इज हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट वी हैव? वी हैव 7 प्रेशर बेल्ट। वी हैव 7 प्रेशर बेल्ट। पीबी मतलब पीबी मीन्स प्रेशर बेल्ट। हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट वी हैव? वी हैव 7 प्रेशर बेल्ट। इफ वी टॉक अबाउट द प्रेशर बेल्ट, see this is the structure of our earth. Suppose that this is the basic idea which I give about the earth is, if you consider this is equator, ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे आपके प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन गाइस आपको मिलेगा। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। हमारे पूरे अर्थ पर जो प्रेशर बेल्ट है वो टोटल नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट वी हैव इट इज 7। ठीक है, 3 जो यहाँ पर है वही 3 नीचे भी आपको मिलेंगी, एग्जैक्टली सेम है ना। बट अब इनका नाम क्या है और इनको हम किस तरीके से जानते हैं वो देख लेते हूँ। देखिए, हमारे पास प्रेशर बेल्ट नंबर जो 1 है उसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, है ना। ये 1 नंबर है, ये वाली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली भाई? ये आपका 0 से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10 डिग्री नीचे फैली हुई है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ये जो पेटी है इसका जो एरिया है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है भाई? ये जो एरिया है वो 23.5 से 35 डिग्री के बीच में फैला है। अगर ये 0 से 10 के बीच में है तो 23.5 से 35 के बीच में है ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो, ये वाला जो एरिया है इसे हम बोल रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो 23.5 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में है। ठीक है, उसके बाद गाइस क्या है? उसके बाद आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, है ना। अब ये कहां से कहां तक है? ये आपकी 45 से 66.5 के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 45 टू 66.5 इन बोथ द डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। तो दिस थर्ड वन इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसके बाद हमारे पास आता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की जो रेंज है ना, वो कहां से कहां तक है? 45 से 66.5 के बीच में, और जो लास्ट वाला है 85 से 90 के बीच में। तो गाइस देखिए, बहुत आसान सी चीज है। लास्ट वाला है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, 85 से 90 के बीच नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं।
तो दीज आर द प्रेशर बेल्ट। अब ये प्रेशर बेल्ट पूरे ग्लोब पर आपको दिख रही है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और अगर नॉर्थ और साउथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आसान से डायग्राम में अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए, इस डायग्राम में आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए पहली प्रेशर बेल्ट आपकी यहां पर है, ठीक, ये वाली, दिस इज द फर्स्ट प्रेशर बेल्ट, ठीक, फर्स्ट वन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मतलब विषुवरेखीय निम्न दाब पेटी। फिर आता है ये दूसरे नंबर पर, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। फिर गाइस तीसरे नंबर पर आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और फिर आता है चौथे नंबर पर आपका आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो गाइस वी डिवाइड द pressure belt into 4 parts. As you have seen, all these parts are written in this board. And now अब इसको समझते हैं। देखिए प्रेशर बेल्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, डोल ड्रम, ठीक है। आई नो कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो लेट मी जूम, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, और जब आपको दिखेगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गाइस सी, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस लो प्रेशर बेल्ट पे अगर देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है डोल ड्रम। डोल ड्रम जो होता है वो 0 से 10 के बीच में पाया जाता है। डोल ड्रम का जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। डोल ड्रम एक ऐसा जोन होता है जहां पर जो बोल सकते हैं प्रेशर बहुत ही कम होता है, वर्टिकल विंड होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो डोल ड्रम का जो रीजन होता है, ये रीजन बेसिकली पाया जाता है आपका पहले प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। और डोल ड्रम अक्सर पूछा जाता है, डोल ड्रम। तो डोल ड्रम फर्स्ट प्रेशर बेल्ट में है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की दोनों डायरेक्शन में इसका आपको विस्तार मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है दिस वन, हॉर्स लैटिट्यूड, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। द हॉर्स लैटिट्यूड इज अ स्पेशल लैटिट्यूड इन विच वी गॉट नो विंड। इट इज अ काम जोन। It is lie between 30 to 35 degree north and south in both the hemisphere, ठीक है। तो you have to remember all these things guys, ठीक है। doldrum is in first pressure belt, that is equatorial low pressure belt. Horse latitude, it is in second pressure belt, that is subtropical high pressure belt. Okay, now we got alternative pressure belt, high low। हमको ऑल्टरनेट करके हाई लो प्रेशर बेल्ट का पूरा सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है। देखो ये लो प्रेशर बेल्ट है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर प्रेशर लो है और यहाँ पर हाई है तो प्रेशर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा? हाई से लो के बीच में। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रेशर हाई है और ऊपर लो है तो प्रेशर का फ्लो हाई से लो के बीच में। ओके गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, प्रेशर का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है? हाई से लो के बीच में, ठीक। तो आप अगर इन सब चीज़ों को याद रखोगे तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पर दिक्कत तभी होगी जब आप इनको नहीं याद कर पाओगे। अब देखो ये हाई है, ये नीचे लो है, तो हाई से लो, तो इस हिसाब से देखा जाए, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर इस हिसाब से चल रहा है। और जैसे ही प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, क्या होता है? हमारे पास पूरे अर्थ में विंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो डोल्ड्रम कहाँ पर है? 0 से 5 डिग्री, ठीक है। एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है। वर्टिकल विंड चलती हैं, हॉरिजॉन्टल विंड्स का कोई भी सीन नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर बेल्ट नंबर 2 पर आपको मिलता है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड का पुराने समय का सिग्निफिकेंस है, आज के टाइम में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ यूजफुल फॉर योर एग्जाम, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था, जब नाविक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो क्या करते थे? वो विंड का सहारा लेकर अपनी शिप को चलाते थे। लेकिन जब विंड नहीं चलती थी तो क्या करते थे? मैनुअली चलाते थे। और अगर शिप भारी है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता था। और जब भी शिप आपका इस लैटिट्यूड पर आता था, किस लैटिट्यूड पर?
हॉर्स लैटिट्यूड पर गाइस जब भी आपका शिप आता था तो उसके साथ अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। और यहाँ पर अक्सर ये जोन जो मिलता है ये अरब के और अफ्रीका के रीजन के आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एरिया है। और जब अरब से लोग घोड़े खरीद के लाते थे तो अक्सर इस रीजन में घोड़ों को फेंक दिया जाता था। और घोड़ों को इतना ज़्यादा इस रीजन में फेंका गया है कि उसके नाम पर इस रीजन का नाम क्या पड़ गया गाइस, हॉर्स लैटिट्यूड। तो आपको ये ध्यान रखना है, हॉर्स लैटिट्यूड आपका 30 से 35 के बीच में। अब देखो प्रेशर बेल्ट नंबर 3, ये एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बट ऊपर से भी हाई प्रेशर आ रहा है इसके पास, नीचे से भी आ रहा है, तो इसके पास ऊपर नीचे दोनों तरफ से हाई प्रेशर आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव साइक्लोन्स वगैरह भी इसी रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ मिलता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है, आपको ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे पास प्रेशर बेल्ट की। प्रेशर बेल्ट ऑल्टरनेट करके हमारे पास मिल गई, ठीक। अब प्रेशर बेल्ट जो है हमारे पास एक हेमिस्फीयर में कितनी है, 4 है ना। एक हेमिस्फीयर में या एक आधे गोले में देखो 4 प्रेशर बेल्ट है, फिर 4 नीचे है, ये बीच वाली कॉमन है दोनों में, तो इसीलिए हम 7 प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो देखो प्रेशर बेल्ट नंबर 2 से 1 के बीच में हवा चल रही है। ये जो हवा चलती है इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। इसी तरह से प्रेशर बेल्ट नंबर 2 से 3 के बीच में देखो विंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवन है। इसी तरह से प्रेशर बेल्ट नंबर 4 और प्रेशर बेल्ट नंबर 3 के बीच में भी विंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इसको हम बोलते हैं, कौन सी विंड बोलते हैं, पोलर विंड। तो जब हम बात करते हैं परमानेंट विंड, तो परमानेंट विंड की सबसे खास बात क्या है, परमानेंट विंड हमारे पास आती है, परमानेंट विंड आर दोज विच आर रेगुलर एक्टिव इन अ पर्टिकुलर रीजन 24/7, 24 घंटे 7 दिन लगातार चलने वाली हवाएं होती हैं, लेकिन इनके चलने का जो क्षेत्र होता है वो नियमित होता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहले इनमें आता है आपका व्यापारिक पवने, दैट मीन्स ट्रेड विंड। उसके बाद आता है वेस्टर्लीज पछुआ पवने, फिर आता है आपका पोलर विंड या ध्रुवीय पवने। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आपके सामने आती है, ठीक है, पोलर, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, ठीक। अब कौन सी विंड कहाँ पर चलती है ये अक्सर पूछा जाता है। तो ट्रेड विंड कहाँ से चल रही है, ट्रेड विंड को अगर आप देखोगे तो देखो ट्रेड विंड इस वाले प्रेशर बेल्ट से इस वाली प्रेशर बेल्ट के बीच चल रही है। प्रेशर बेल्ट नंबर 2, प्रेशर बेल्ट नंबर 1। प्रेशर बेल्ट नंबर 2 कौन सा है, प्रेशर बेल्ट नंबर 2 है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी के बीच जो हवा चलती है उसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड। इसी तरह से उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बीच जो हवा चलती है, दैट मीन्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो हवा चल रही है उसे हम बोल रहे हैं क्या, वेस्टर्लीज या पछुआ पवने। इन सेम मैनर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट से की तरफ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवा चल रही है इसे हम बोल रहे हैं पोलर विंड। तो यहाँ पे गाइज आपके पास जो विंड्स हैं वो 3 कैटेगरी में आ गई हैं, इनको याद रखिएगा। अब विंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, विंड सिस्टम देखो आपके सामने एक्टिवेट हो गया और आपने इसे देख लिया है, ठीक है। डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड को बिल्कुल मत भूलिएगा, कितने से कितने के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। देखो जब कोई फैन चलता है तो ऊपर चल रहा है तो हवा कहाँ आ रही, नीचे। टेबल फैन है तो हवा कहाँ जा रही, सामने, है ना। लेकिन समस्या क्या, हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और टिल्टेड होने के साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेशन। तो अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन की वजह से, इसकी वजह से गाइस रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी के अपने अक्षों पर घूर्णन के कारण, किसके कारण, घूर्णन या रोटेशन के कारण क्या होता है, इस पर एक फोर्स एक्टिव होता है। क्या एक्टिव हो जाता है गाइस, फोर्स। और ये फोर्स क्या करता है, इस फोर्स की वजह से विंड सीधे सीधे ना चल के एक पर्टिकुलर एंगल पे चलती है। और इस फोर्स को ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम था कॉरोलिस। तो कॉरोलिस के नाम पर इसका नाम रखा गया कॉरोलिस फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, इस फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना,
अगर कोई विंड, ठीक है, अगर ये हम 0 मान लें, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये दाया है और ये बायां है, तो अकॉर्डिंग टू कॉरलिस फोर्स या अकॉर्डिंग टू कॉरलिस, इफ अ विंड ट्रेवलिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इफ अ विंड मूविंग इन नदर्न हेमिस्फीयर इट विल मूव टुवर्ड इट्स राइट्स, एंड इफ अ विंड ट्रेवलिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर इट विल मूव टुवर्ड इट्स लेफ्ट। यदि कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो वो अपनी दाईं तरफ विक्षेपित होती है, और अगर कोई पवन दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो अपने बाईं तरफ विक्षेपित होती है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉरलिस फोर्स। कॉरलिस के नियम का ये बात बताई गई है, ठीक है। तो कॉरलिस फोर्स किसकी वजह से लगता है? पृथ्वी के अपने अक्षों पर घूर्णन के कारण। और इसका स्टेटमेंट क्या है? विंड अगर उत्तरी गोलार्ध में चली तो अपनी दाईं तरफ विक्षेपित होगी, दक्षिणी गोलार्ध में चली है तो अपनी बाईं तरफ विक्षेपित होगी। कॉरलिस फोर्स विषुवत रेखा पर 0 होता है, 0 होता है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर ये इंक्रीज करता है। द वैल्यू ऑफ कॉरलिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर, बट फ्रॉम गोइंग इक्वेटर टू पोल दिस वैल्यू इज इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ कॉरलिस फोर्स इज इंक्रीज। तो इसे याद रखिएगा और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब कॉरलिस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जितनी विंड्स चल रही हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हैं, सीधे सीधे ना चलकर एक पर्टिकुलर एंगल पे चल रही हैं। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये पहली प्रेशर बेल्ट, ये आपकी दूसरी प्रेशर बेल्ट, ये आपकी तीसरी प्रेशर बेल्ट है, ये चौथी, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कॉरलिस फोर्स अब ये विंड ऐसे चलेंगी यहाँ से, तो ये इस तरह से मोड़ के चलेंगी, और ये विंड ऐसे चल रही है तो ये इस तरह से चल रही है, ये चलेंगी इधर तो ऐसे चलेंगी। तो देखो नई विंड की डायरेक्शन गाइस कुछ इस तरह से हो जाएंगी। 4 प्रेशर बेल्ट हमने लिया है, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो नाउ कॉरलिस फोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस, ठीक। अब परमानेंट विंड, हाउ मेनी टाइप ऑफ परमानेंट विंड वी हैव? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड। फर्स्ट इज ट्रेड विंड, सेकेंड इज वेस्टर्लीज, एंड थर्ड वन इज पोलर विंड। हमारे पास कितने प्रकार की प्रचलित पवनें पाई जाती? प्रचलित मतलब सब हमेशा चलने वाली, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। देखो व्यापारिक पवनें जो होती हैं इनका नाम एक फिक्स पैटर्न पे चलने की वजह से व्यापारिक पवनें हैं, ठीक। ऊपर नीचे दोनों तरफ से चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, और विषुवत रेखा पे आकर ये टकराती हैं। जब ये टकराती हैं तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है इसकी वजह से। तो इसको याद रखिएगा। वेस्टर्लीज में कुछ खास बात है। वेस्टर्लीज इज वेरी फेमस बिकॉज द रीजन इन विच वेस्टर्लीज रन इज 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड, ठीक है। इन विच रीजन द वेस्टर्लीज रन इज 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर। And between 40 to 60 we got some special latitude region like 40s, 50s and 60s। हमको इन क्षेत्रों में 40 से 50 के जो अक्षांश का क्षेत्र है जिसके बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्र मिलते हैं जैसे 40, 50 और 60, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द नेम गिवन बाय द sailors which run in this region, which go in this region and get a particular type of climate in this region, okay। यहाँ पर ये नाम उन नाविकों द्वारा दिया गया है जो इस क्षेत्र में गए और उसमें एक विशेष प्रकार की जलवायु को उन्होंने देखा। जैसे ही कोई नाविक 40 डिग्री पे पहुंचता था, 40 डिग्री अक्षांश के बीच में, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता था? बादल गरजते रहते थे। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया उन्होंने, क्या? गरजता 40 या रोलिंग 40s। जब वही नाविक आगे बढ़ता था और 50 डिग्री अक्षांश पर पहुंचता था तो गाइस क्या होता था? तब वहां पर बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी चालू हो जाती थी, है ना। तो इसको बोला उन्होंने प्रचंड 50 या फ्यूरियस 50s। और जब वो पहुंचे कहाँ पर? 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर क्या हुआ? 60 डिग्री पर बादल गरजने के साथ साथ तूफान आया और नाव पलट गई। तो इसे बोला गया श्राइकिंग 60s या चीखता 60। तो जब भी वो इस अक्षांश पर जाते थे इस विशेष प्रकार की जलवायु का उनको
सामना करना पड़ता था। तो अपने अनुभवों के अनुसार उन्होंने इसका नाम रख दिया। एग्जाम में आपके पास बन सकता है रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50 या स्ट्राइकिंग 60s किन हवाओं में चलता है। तो गाइज वो किस तरह की हवा में चल रहा है, वो आपका चल रहा है वेस्टर्लीज या पछुआ पवनों में। तो गाइज ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, ये आपका किस चीज का इंट्रोडक्शन है, ये आपका इंट्रोडक्शन है विंड्स का या पवनों का। पवनों का जो ये चैप्टर है वो आपने अच्छे से देख लिया है ना। इसमें देखो पवनों के इस चैप्टर को में हमने देखा कि पवनें कितने प्रकार की, 3। ठीक है, हमने आज डिस्कस किया सिर्फ एक पार्ट को, कौन सी विंड को, आपका परमानेंट विंड। परमानेंट विंड हमारे पास कितने तरह की है गाइस, परमानेंट विंड हमारे पास 3 तरह की है। हमने इसको देख लिया इस छोटे से सेगमेंट में, है ना। अब अगले सेगमेंट में हम परमानेंट विंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको और साथ साथ उसके साथ लोकल विंड के छोटे से एरिया को आपके सामने लेके आएंगे। और इन दोनों पार्ट को जब आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाएंगे। इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और अगले पार्ट को जब मिला लोगे तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइज ये सेशन आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन को पाना मत भूलिएगा। चैनल का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल का नाम है डिकोड एग्जाम डिफेंस, जहां पर एक सिंगल लाइन प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ डेडिकेटेड है डिफेंस के लोगों के लिए। अगर आपके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है तो हमसे जुड़िए। हम आपको ऑफिसर बनाने के लिए, रिटर्न निकालने से एसएसपी तक के हर एक चीज़ को लिए आपको तैयार करेंगे गाइज। चलिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।